आज जो है क्वेश्चन लेंगे, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम एक और लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें रिटायरमेंट बेनिफिट्स किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, ये क्वेश्चन जो है इसके लिए बहुत अच्छा है। निम्नलिखित सूचनाओं से कर निदान वर्ष 2021 के लिए श्री संजय जैन को वेतन से कर योग्य आय ज्ञात कीजिए। 1 मई 2009 से वो आर लिमिटेड में कार्यरत है। उनको 10,000 रुपये प्रति माह मूल वेतन, 3,000 रुपये प्रति माह महंगाई भत्ता प्राप्त होता है। आर लिमिटेड में 8 व्यक्ति कार्य करते हैं। 1 फरवरी 2020 को छटनी के कारण सेवा समाप्त कर दी गई। इस कंपनी से पहले वे ए लिमिटेड में कार्य करते थे, जहां उन्हें 1 लाख की उपादान, 90,000 का एकमुश्त पेंशन, 50,000 की क्षतिपूर्ति और 1,10,000 उपाधि अवकाश वेतन प्राप्त हुआ। ये सभी राशियां आयकर से मुक्त थी। उस समय उनको औसत रूप से बिक्री का 10% मासिक कमीशन प्राप्त होता है। कंपनी को गत वर्ष की कुल बिक्री 12 लाख थी। उनके नियोक्ता से उनके मोटर कार की सुविधा दी गई है, जिसके समस्त व्यय चालक के वेतन सहित लागत पर 10% राशि सहित 49,600 की राशि की नियोक्ता द्वारा व्यय की गई है। मोटर कार 1.8 लीटर की है। सेवा समाप्ति पर उनको 4 लाख का उपादान प्राप्त हुआ है। उनके मूल वेतन के 50% के बराबर मासिक पेंशन दी गई है, लेकिन उन्होंने पेंशन का 50% भाग के बदले 1,80,000 रुपये एक मुश्त प्राप्त किए हैं। उनको सेवा के प्रत्येक वर्ष में 45 दिन की छुट्टी लेने का अधिकार था। सेवानिवृत्ति समय 12 माह के उपाधि अवकाश के बदले 1,80,000 रुपये एक मुश्त प्राप्त हुए हैं। छटनी की सूचना उन्हें नहीं दी गई। उनके बदले सूचना अवधि का वेतन 7,000 रुपये का और 4.5 लाख की क्षतिपूर्ति प्राप्त हुई है। नवंबर 2019 में उन्हें डिलक्स एयर भाड़े के बराबर राशि 50,000 रुपये अवकाश यात्रा रियायत के रूप में प्राप्त हुई है। इनके उस यात्रा में पत्नी, आश्रित बहन और भतीजी भी थी। यदि वे इकोनॉमिक श्रेणी में यात्रा करते तो खर्च की राशि 30,000 होती, जबकि रेलवे के प्रथम श्रेणी से यात्रा की होती तो खर्च की राशि 20,000 होती। इससे पहले इस सुविधा का उपयोग उन्होंने मार्च 2019 में किया था। उन्होंने यात्रा रेल से की है। तो इस प्रश्न में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये जो रिटायरमेंट है बेनिफिट, इनको कैलकुलेट करेंगे अपन। तो मैं आज इस क्वेश्चन में आपको वर्किंग नोट बना के दे रहा हूँ। आप इसको घर पे पूरे क्वेश्चन को उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो जो मेन वर्किंग नोट है इस क्वेश्चन के, वो अपन यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ। तो सबसे पहले देखिए एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी कैसे आएगा। तो वर्किंग नोट पहला, एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए देखिए 3 अमाउंट लेना है। ए एक्चुअल ग्रेच्युटी अमाउंट, एक्चुअल ग्रेच्युटी रिसीव कितनी हुई है, वो यहाँ पर है 4 लाख। फिर बी अमाउंट जो आएगा वो आएगा जो मैक्सिमम लिमिट है, मैक्सिमम लिमिट इनकम टैक्स के अनुसार वो है 20 लाख। लेकिन देखिए 20 लाख में से 1 लाख पहले प्रीवियसली एग्जेम्प्ट है, वो घटाएंगे तो 19 लाख की लिमिट है। ये जो अमाउंट है वो प्रीवियसली एग्जेम्प्ट, यानी गत वर्ष से पहले के वर्षों में जो एग्जेम्प्ट अमाउंट है, ये अपन 20 लाख की लिमिट में से कम कर देंगे कि उनको ऑलरेडी एग्जेम्प्ट हो चुका है, तो 19,000 की लिमिट करेंगे। सी लेना आपको नंबर ऑफ ईयर ऑफ सर्विस, नंबर ऑफ ईयर ऑफ सर्विस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 मंथ सैलरी। तो ये कैलकुलेट करेंगे तो नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर 10 साल है और एवरेज सैलरी हाफ 10,000, 20,000 का आधा 10,000 करेंगे तो ये आ जाएगा 1 लाख। तो 3 अमाउंट आ गए। एक्चुअल ग्रेच्युटी रिसीव्ड
मैक्सिमम लिमिट जो कि 1 लाख से कम हो रही है क्योंकि पहले एग्जाम हो चुकी है। नंबर ऑफ ईयर सर्विस 10 साल है और एवरेज सैलरी का आधा 10,000 है। 10,000 इंटू 100 1 लाख। विच एवर इज लोअर, दैट इज 1 लाख। तो एग्जाम्ड अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी होगा 1 लाख। तो ये तो आ गया ग्रेच्युटी। अब आइए लीव एनकेसमेंट। सेकंड वर्किंग नोट बनाते हैं। लीव एनकेसमेंट। तो सेकंड देखिए, एग्जाम्ड अमाउंट ऑफ लीव एनकेसमेंट। लीव एनकेसमेंट का एग्जाम्ड अमाउंट निकालने के लिए 4 अमाउंट निकालेंगे। ए, एक्चुअल रिसीव कितना इनको मिला है, तो ये मिला हुआ अमाउंट जो है वो 1,80,000। सेकंड लेंगे लीव जो है 10 मंथ्स एवरेज सैलरी। लास्ट 10 मंथ की एवरेज सैलरी वो लेंगे 10 महीने की 30,000। 10,000 इंटू 20,000 बेसिक जो आप दे रहे हैं, तो ये आ जाएगी 2 लाख। तो बी अमाउंट आ गया 2 लाख। सी लेंगे मैक्सिमम लिमिट। जो मैक्सिमम लिमिट है इसके लिए उसको भी रिड्यूस करना है क्योंकि पहले एग्जाम हो चुकी है। तो जो मैक्सिमम लिमिट है उसको 3 लाख से कम करेंगे। 3 लाख में से जितनी एग्जाम हुई है प्रीवियसली 1,10,000, 1,90,000 जो है वो मैक्सिमम लिमिट रहेगी। और डी लेंगे सैलरी ऑफ रिमेनिंग, एवरेज सैलरी ऑफ रिमेनिंग लीव, रिमेनिंग मंथ्स लीव, यानी बचे हुए महीनों की जो सेवानिवृत्ति के बाद है। तो 1 साल में 30 दिन के हिसाब से लेंगे, जबकि उसको मिली 45 दिन के हिसाब से। तो लीव जो कैलकुलेट करेंगे वो आएगी 7 मंथ। तो 7 मंथ को एवरेज 20,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,40,000। अब ये 7 महीने की जो बची हुई छुट्टियां हैं वो 1 साल में 30 दिन के हिसाब से है, 45 दिन के हिसाब से नहीं है। उसको अलाउड तो नियोक्ता द्वारा 45 दिन की हो रही है 1 साल में, लेकिन अपन उसको कैलकुलेट करेंगे 30 दिन के हिसाब से। जब आप 30 दिन से कैलकुलेट करेंगे तो ये 7 महीने आ जाएंगे। कैसे, ये कैसे आएंगे? अब विच एवर इज लोअर, पहले ये देख लीजिए। विच एवर इज लोअर, चारों में से सबसे कम है 1,40,000। तो एग्जाम्ड अमाउंट ऑफ लीव एनकेसमेंट 1,40,000। अब ये 7 महीने कैसे आए इसको आप अलग से देखेंगे कि उसकी बची हुई छुट्टियां कितनी है रिटायरमेंट के बाद। तो देखिए इसमें लीव, टोटल लीव कितनी है इसकी, जो एम्प्लॉयर ने दी है इसको और जो इनकम टैक्स के अनुसार है। देखिए टोटल लीव जो है वो उनकी 15 महीने की है, 1.5 महीने के हिसाब से। 10 साल की सर्विस है, 1.5 महीने से 15। तो इनकम टैक्स के अनुसार 1 साल की 30 छुट्टी यानी 1 महीने की, तो ये होते हैं 10 साल। इसमें से कितनी ले ली वो घटा दीजिए, लीव टेकन। तो टेकन लीव दे रखी है अपने को, लीव कंज्यूम 3 महीने। जब हम 3 महीने घटाएंगे तो ये 12 महीने आएगी और ये आएगी 7 महीने। तो जो चौथा पॉइंट है उसमें 7 महीने लेंगे, इनकम टैक्स के अनुसार जो आ रही है उसको लेंगे। अब इसके बाद देखिए एग्जाम्ड अमाउंट ऑफ कंपनसेशन निकाल लेते हैं। एग्जाम्ड अमाउंट ऑफ कंपनसेशन, जो रिफ्रेशमेंट कंपनसेशन है, एग्जाम्ड अमाउंट ऑफ
डिटैचमेंट कंपनसेशन, चटनी के कारण उनको निकाला गया है, तो क्षतिपूर्ति की जो राशि मिली है, एक्चुअल रिसीव, जो एक्चुअल रिसीव हुई है उनको, वो तो है 4,50,000 जो क्वेश्चन में दे रखी है अपने को। बी अमाउंट जो है मैक्सिमम लिमिट, जो मैक्सिमम लिमिट है वो है 5 लाख। और तीसरा सी अमाउंट जो कैलकुलेट करेंगे 15 दिन की सैलरी और नंबर ऑफ ईयर ऑफ सर्विस, 15 डेज सैलरी फॉर सर्विस पीरियड। यहाँ सर्विस पीरियड में मंथ 6 से ज़्यादा उसको 1 साल लेंगे तो ये आएगी। अब इसमें 15 दिन की सैलरी कैसे आएगी कि 15 दिन कौन से लेंगे, जब वो रिटायर हुआ है 1 फरवरी को, तो जनवरी, दिसंबर और नवंबर उनके कितने मंथ होते हैं, नवंबर में 30, दिसंबर में 31, जनवरी में 31, तो 92 दिन की सैलरी लेंगे। सैलरी में बेसिक लेंगे, कमीशन लेंगे, डीए लेंगे और कार की फैसिलिटी लेंगे। तो देखिए यहाँ आएगी 30,000 बेसिक प्लस 30,000 डीए और प्लस 9,000 रुपये कमीशन और प्लस कार की जो वैल्यू है वो है 14,880। तो इसको लेके और 30 प्लस 31 प्लस 31 91 से डिवाइड करेंगे तो ये एवरेज सैलरी आएगी। ये एवरेज सैलरी आएगी और इसको अपन 15 दिन से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 डेज, तो ये अमाउंट आएगा 1,50,436 रुपये। जब तो ये सी अमाउंट आएगा इस तरह से 15 डेज सैलरी और 11 साल के लिए निकाल रहे हैं, क्योंकि नंबर ऑफ सर्विस पीरियड वो है 11 साल, तो 11 साल से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,50,436 रुपये। तो अब 3 अमाउंट में विच एवर इज लोअर, 1,50,436, तो एग्जैक्ट अमाउंट होगा 1,50,436 रुपये। ए, बी और सी विच एवर इज लोअर, 4.5 लाख, 5 लाख और 1,50,436, तो सबसे कम है 1,50,436। तो एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ डिटैचमेंट कंपनसेशन 1,50,436 रुपये। अब एक और निकाल लेते हैं कि जो 50% है पेंशन, तो पेंशन का जो लमसम अमाउंट मिला है इनको, वो मिला है इनको 1,80,000, तो एग्जैक्ट कितना होगा। एक चीज और निकालते हैं यहाँ पर, एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ कम्यूटेड पेंशन। तो ये कैसे निकालेंगे कि उनको 1,80,000 रुपये मिली है, 1,80,000 रुपये मिली है, इसमें से कितनी एग्जैक्ट होगी। तो एग्जैक्ट अमाउंट लेके क्या करें कि 1,80,000 जो मिली है उनको, ये 50% के बदले है, तो अगर वो पूरी कम्यूट कराते तो देखिए उनको मिलती 3,60,000, लेकिन इनको साथ में ग्रेच्युटी भी मिल रही है, तो एग्जैक्ट अमाउंट जो होगा वो टोटल पेंशन का 1/3 होगा, तो 1,20,000 एग्जैक्ट अमाउंट आ जाएगा। तो 1,80,000 जो कम्यूटेड पेंशन मिली है वो 1,20,000 एग्जैक्ट हो जाएगी, और जो 50% पर मंथ मिलेगी वो अनकम्यूटेड पोर्शन है, वो गत वर्ष में जितने मिली वो पूरी टैक्सेबल हो जाएगी। तो इसलिए मैंने आपको पूरे वर्किंग नोट बना दिए हैं। अब आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व करें और इसकी जो ग्रॉस सैलरी और टैक्सेबल सैलरी है वो आप कैलकुलेट करें।